हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एलिट क्लासेस में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो आपके RO ARO 2016 की जो परीक्षा थी उसका जो प्री का एग्जामिनेशन पेपर था उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है वो करता है एंटीबॉडी। जब भी शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो उसके विरोध में जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है वो करता है एंटीबॉडी। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो स्वाइन फ्लू होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, वायरस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। और स्वाइन फ्लू का जो वायरस है उसका नाम है H1N1। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन का जो मुख्य तत्व होता है वो होता है नाइट्रोजन। चौथा प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। तो इसका आंसर होगा सी, ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाने लगा है। तो पर्यावरण समस्याओं के कारण अगर मैं कहूँ तो डीडीटी आपको पता होना चाहिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथीन जो आपका एक प्रदूषक होता है। और डीडीटी के छिड़काव से आपको पता होना चाहिए कि कई सारे जो ये कीटाणु वगैरह होते हैं जो आपके जीवाणु आपके पेड़ पौधों या आपके जो फल सब्जियों को नष्ट कर रहे होते हैं उनको वो होता है। परंतु इसका एक नुकसान ये भी है कि जो डीडीटी है वो अगर लंबे समय तक आपकी खाद्य श्रृंखला में रहता है तो वो क्या होता है कि खाने के साथ, यानी कि जो आपके फल हो गए, सब्जियां हो गए, उनके साथ आपके मानव शरीर में प्रवेश करता है जिसके काफ़ी सारे हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एक नुकसान भी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जाता है। तो पेट्रोल जनित जो आग होती है उसको आपका जो बुझाया जाता है वो बुझाया जाता है आपका रेत से। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। फल पकाने का हार्मोन है, ये सबको पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो फल पकाने का हार्मोन होता है वो होता है इथाइलिन, यानी कि इसका आंसर होगा ए। ठीक है, फल पकाने के लिए हम इथाइलिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। सूरजमुखी के जो अगला प्रश्न है, सूरजमुखी पौधे के बीज में होता है। तो सूरजमुखी के जो पौधों के बीज में होता है वो होता है आपका तेल, और ये वसा का क्या होता है, वसा का एक स्रोत है आपका सूरजमुखी के बीज। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पारसेक मात्रक है। तो पारसेक आपको पता होना चाहिए कि एक खगोलीय इकाई है ये, और ज़्यादातर ये खगोल शास्त्र में यूज़ होता है, यानी कि एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होता है, और ये डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, यानी कि दूरी के लिए। तो इसका आंसर होगा पहला ए। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स बेबेज ने जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था, यानी कि जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था वो बनाया था एनालिटिकल इंजन, यानी कि आंसर होगा पी। निम्न में से कौन नॉन वॉलेटाइल स्मृति यानी कि मेमोरी का उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन वॉलेटाइल स्मृति का उदाहरण है वो है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। और वॉलेटाइल का कौन है, रैम। ठीक है, अब अगला प्रश्न है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करने की जो युक्ति होती है वो आपकी मॉडेम। ठीक है, इंटरनेट के लिए बहुत यूज़ होता था पहले मॉडेम, आपका जब वायर वाला जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर होता था घरों में BSNL द्वारा, तो उसमें मॉडेम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो अति शक्तिशाली कंप्यूटर है वो कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जितने भी आपके स्पेस प्रोग्राम होते हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम होते हैं तो उन पे सुपर कंप्यूटर को ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 प्रश्न है कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए DBMS का प्रयोग किया जाता है आपका, जिसको बोला जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अगला 15वां प्रश्न है आपका कि पेंटियम शब्द संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेंटियम जो शब्द था वो संबंधित था आपका माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक है, क्योंकि
पेंटियम एक तरह से माइक्रो प्रोसेसर ही था, जैसे इंटेल था, ड्यूल कोर था, तो पेंटियम भी एक क्या था, माइक्रो प्रोसेसर था। तो इसका आंसर होगा सी। किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? मतलब कौन सा प्रोसेस है जो एक छोटी फाइल बनाता है, स्मॉल फाइल बनाता है, जिसे हम इंटरनेट पर रैपिडली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेस कर देता है किसी फाइल को छोटी फाइल में, जिससे हम इसे क्या कर देते हैं, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, एएलयू का तात्पर्य। तो एएलयू का जो तात्पर्य है वो है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि डी इसका आंसर होगा। निम्न में 18वां, निम्न में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि माउस आपका इनपुट डिवाइस होता है, लाइट पेन भी होता है, कीबोर्ड भी होता है। तो उसका आंसर होगा वीडियो, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि जिसको आप मॉनिटर भी कहते हैं, यह आपका आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर होगा डी। ठीक है, अगला आपका 19वां प्रश्न है कि कंप्यूटर के किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था, जो क्योंकि पहली जो पीढ़ी थी उसमें ट्यूब्स का प्रयोग हुआ था। ठीक है, 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो कांगो जायरे नदी है आपकी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, जैरे नदी जिसे बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में जायरे बोलते हैं, तो वही क्या करती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा, जैरे। अब अगला प्रश्न है 21वां, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमिलित नहीं है? कि ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जियर्स, मोरक्को की मराकेश। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोरक्को की राजधानी है वो है रबात, रबात। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, कन्फ्यूज़ होने वाला है थोड़ा, पर अच्छा प्रश्न है। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है उसे आप बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो सही क्रम आएगा वो पहला वाला है। सबसे पहले क्या आता है आपका, सबसे पहले आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है फिर नागालैंड, फिर आता है आपका मणिपुर और मिजोरम। और मणिपुर आजकल हाईलाइटेड था, आपको पता ही है कि वहाँ पर काफ़ी जो आपका वायलेंस हुआ है उसके कारण, इसलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं। ठीक है, तो पहला इसका आंसर होगा। अब 23 प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1000 झीलों का देश कहा जाता है वो कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है, 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो पशु चारण के लिए जो विश्व प्रसिद्ध है वो आपका है आपका ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के जो घास के मैदान है वो पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका 25वां, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है आपकी बांग्लादेश के साथ, 4096। और उसके बाद किसके साथ है, चीन के साथ, और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 26वां प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो अगर मैं बात करूं इन सब राज्यों की, तो इनमें सबसे साक्षरता दर जो सबसे ज़्यादा थी वो थी आपकी मिजोरम की। मिजोरम की थी आपकी 91.58%। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो आपको पता है कि कामेत आपका उत्तराखंड में है, बंदरपुर भी उत्तराखंड में, दूनागिरी भी उत्तराखंड में, पर जो आपका नंगा पर्वत है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो नंगा पर्वत है वो आपका पीओके साइड है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर 27वें का डी है। 28वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर है 8.5 अरब, यानी कि 8.5 अरब हो जाएगी 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या। 29वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो अगर मैं औसत समुद्र तल की बात करूं, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जो मेनली वो ऐसे जो मापा जाता है औसत समुद्र तल, वो मापा जाता है आपका कराची से। और अगर कराची से सबसे नज़दीक की अगर मैं बात करूं तो मुंबई है, तो इसका आंसर होगा मुंबई। ठीक है, निम्नलिखित में कौन गलत है? 30वां प्रश्न, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है,
बिल्कुल सही है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, एंटीसेडेंट रिवर है, ये भी बिल्कुल सही है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, गंगा नदी गंगोत्री से नहीं निकलती है, जबकि भागीरथी गंगोत्री से निकलती है। गंगा जब अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में गंगा भागीरथी के साथ होता है तब गंगा कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर होगा डी। आपको ये भी याद रखना है। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सुमेलित है। हरियाणा की स्थापना हुई आपकी 1 नवंबर 1966, मिजोरम की 25 जून 1986, और आपका अगला है तेलंगाना 15 अगस्त 2014, छत्तीसगढ़ 20 नवंबर 2000। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा, आप याद रखिए, जो सही आंसर है आपका वो है आपका तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी कौन सुमेलित है की बात आ रही है ना, यानी कि जो सुमेलित है वो सुमेलित है पहला वाला हरियाणा, क्योंकि हरियाणा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1966 को। बाकी मिजोरम की आपकी हुई थी 20 फरवरी 1987, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और जो आपके तेलंगाना की हुई थी वो हुई थी 2 जून 2014, और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो 1 नवंबर को हुई थी, 1 नवंबर 2000 को हुई थी। तो बाकी 3 गलत हैं, पहला वाला इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो अगर मैं दालों की बात करूं तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है आपका मध्य प्रदेश। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट का जो संचित भंडार है वो है ऑस्ट्रेलिया के पास। निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है। आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो है आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है अरुणाचल का। 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी वो की गई थी सन 2000 में, तो उसका आंसर होगा बी। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, आपको पता है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला 37वां प्रश्न है कि पलायन का गतिशीलता जो संक्रमण मॉडल है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो आपका इसका सही आंसर होगा सी, रेवेंस्टीन जो करके जो थे आपके उनके द्वारा पलायन का गतिशीलता का जो संक्रमण मॉडल है उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। नहीं सॉरी, इसका आंसर रेवेंस्टीन नहीं, डी है इसका आंसर। आपका जो जेलेंस्की थे उनके द्वारा ये दिया गया था, तो आप इसे याद रखें। निम्नलिखित 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। थारू उत्तर प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोया केरल, टोडा तमिलनाडु। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, क्योंकि कोयक जो है वो नागा जनजाति से संबंधित है। तो ये केरल में नहीं, ये आपका नागालैंड में पाई जाती है कोयक। बाकी थारू उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, और टोडा तमिलनाडु में ही पाई जाती है। 39वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था। तो अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात था वो था आपका केरल में, ठीक है। और केरल सबसे ज़्यादा साक्षर राज्यों में भी भारत में नंबर 1 पे आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है। तो नगर का जो हृदय कहा जाता है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि नित्य प्रति जो आवाजाही का क्षेत्र होता है नगर में उसी को आपका हृदय क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहीं से सर्वाधिक जो आबादी होती है उसकी आवाजाही होती है, ठीक है। ये इसका आंसर। 41वां प्रश्न है कि भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया था। तो भारतीय नगरों को जो कार्यात्मक वर्गीकरण किया था वो किया था अशोक मित्रा ने, ठीक है। इसका आंसर है सी। और 42वां प्रश्न है कि बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किया गया था। तो बाल कल्याण के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किए गए थे वो किए गए थे आपके 1979 में, तो बी इसका आंसर होगा। परितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया। तो ये कॉमन सा प्रश्न है कि ये आपके ट्रांसले द्वारा किया गया था 1935 में। ब्रिटिश ये आपके परितंत्रविद थे, इकोसिस्टम के जो साइंटिस्ट थे ये ट्रांसले, इनके द्वारा ही परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किस राज्य ने सर्वप्रथम प्राइमरी शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है, और इसका आंसर है उत्तराखंड, ठीक है।
सबसे पहले वैसे पंजाब ने किया था, पर ऑप्शन में से इसका आंसर उत्तराखंड ही होगा। ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है, तो सबको पता है कि जो ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या आपके एयर कंडीशनर एसी वगैरह में जो होती है। निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक जो भूमि क्षरण होता है राजस्थान में वो होता है इंदिरा गांधी नहर द्वारा, सबसे लंबी नहर है। जैव विविधता है 47 प्रश्न, इसका आंसर होगा संपूर्ण प्रजातियों, जिसमें संपूर्ण जीन व संपूर्ण जो पारितंत्र है उसका योग होता है, उसी को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 48 कि निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अम्ल वर्षा होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होती है आपकी, ठीक है, NO2, उसके द्वारा ये आपकी होती है। अब है आपका कि दिए 49 प्रश्न के दिए गए कूट से निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। मेगाथर्म, तो मेगाथर्म आपको पता होना चाहिए, मेगाथर्म बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों को, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों को बोला जाता है मेगाथर्म। और मेसोथर्म की बात करूँ अगर मैं, मेसोथर्म बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों को, ठीक है। और माइक्रोथर्म जो बोला जाता है वो बोला जाता है भूमध्य रेखा को, और हेकिस्थर्म बोला जाता है आपका टुंड्रा को। तो इसका आंसर होगा 3 4 2 1, यानी कि इसका आंसर होगा आपका 3 4 2 1, यानी कि सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है 50वां प्रश्न, उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप योजना निम्न में से किससे संबंधित है? आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैंड अप योजना जो शुरू हुई थी आपकी 5 अप्रैल 2016 को, ये जो शुरू हुई है मोस्टली इसमें देखो महिलाएं भी हैं आपकी, और इसमें आपकी अनुसूचित जाति भी हैं, जनजातियां भी हैं, और आपकी अल्पसंख्यक भी हैं आ गए इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फिर आपका डी होगा इसका आंसर। ठीक है, डी होगा इसका आंसर, सभी है इसमें। भारत की प्रथम जो बुलेट ट्रेन है वो किस मार्ग पर दौड़ेगी? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अहमदाबाद से मुंबई मार्ग है उस पर आपकी बुलेट ट्रेन 2024 तक बोला गया था, बट ये काफ़ी डिले हो गया, और इसमें भारत की जो सहायता कर रहा है वो कर रहा है जापान। ठीक है, निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया? तो प्रथम राज्य जो घोषित हुआ है जैविक खेती करने वाला वो हुआ है आपका सिक्किम। ठीक है, फरवरी 2016 में किसने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये जो सबसे तेज शतक बनाया था वो बनाया था आपका ब्रेंडन मैकुलम ने। ठीक है, इन्होंने विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा था और 54 गेंदों में शतक बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ब्रेंडन मैकुलम। बहु अरब जो डॉलर परियोजना तापी है जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ हुई थी वो किससे संबंधित है? तो सबको पता है कि जो तापी है वो है नेचुरल गैस से। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि तापी का मतलब क्या है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो तापी है, टी का मतलब है आपका तुर्कमेनिस्तान, ए का मतलब है अफगानिस्तान, पी का मतलब है पाकिस्तान, और आई का मतलब है इंडिया। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2016-17 को सार्क देशों द्वारा मनाया जाएगा 55 प्रश्न, इसका आंसर है आपका सांस्कृतिक विरासत का वर्ष, और सार्क की स्थापना कब हुई आपको पता ही है 1985 को। आंग सान सू की म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण नहीं कर पाई क्योंकि उनके जो पुत्र हैं वो ब्रिटिश नागरिक हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि म्यांमार का जो संविधान है उसके उसके अनुसार यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उस व्यक्ति को या उसके जो पुत्र पति या पत्नी को विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए, और जो आंग सान सू की का जो पुत्र है वो ब्रिटिश नागरिक है, इसलिए वो राष्ट्रपति नहीं बन पाई। फरवरी 2016 में किस वायरस के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा की थी? सबको पता है कि जो जीका वायरस था उसके कारण ये हुआ था। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जीका वायरस कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं उनमें ज़्यादा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन दो शहर थे यूरोपीय शहर जो नवंबर 2015 तथा मार्च 2016 में IS जो इस्लामिक स्टेट है उसके आतंकी हमले के शिकार हुए थे? तो जो दो शिकार हुए थे वो हुए थे आपके पेरिस और ब्रुसेल्स। ठीक है, पेरिस और ब्रुसेल्स हुए थे इसके शिकार। निम्न में से कौन शहर क्रमशः 2016 तथा 2020 के ओलंपिक के मेजबान है? तो आपको पता होना चाहिए कि 2016 और 2020 के जो मेजबान है वो हैं आपके रियो डे जेनेरो और टोक्यो। ठीक है,
60वां प्रश्न है कि 2014-15 की अवधि में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी? तो सबको पता है कि सर्वाधिक हो गई थी हरियाणा की। भारत में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है कि भारत में जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष थे उस समय 2016 में, वो थे अरविंद पनगड़िया। तो ये इसका आंसर था। मनोदय काव्य की रचना की थी, ये उत्तराखंड आ गई आपकी। तो मनोदय काव्य की जो रचना की थी वो की थी आपकी, किसने की थी? मनोदय काव्य की रचना जो आपकी की थी वो की थी आपकी भरत कवि ने। तो ए इसका आंसर होगा। यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट जो मानव विकास सूचकांक 2015 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान था। तो भारत का स्थान 2015 में जो था वो था 130। ठीक है। बंद वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें विदेश व्यापार नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें ना आयात होता है ना निर्यात होता है, तो एक तरह से वो विदेश व्यापार कुछ नहीं होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, 65वां प्रश्न। तो राष्ट्रीय ग्रामीण जो विकास संस्थान है वो है आपका हैदराबाद में। ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है वो है वैट लगता है। वैट आप याद रखिए, जो वैट ज़्यादातर लगता था, अब तो खैर वैट समाप्त हो गया है, पर जो वैल्यू एडेड टैक्स लगता था वो लगता था उत्पादन और विक्रय के मध्य जो सभी चरण हैं उनमें लगता था वैट आपका। ठीक है। अब अगला है आपका कि सुपर 301 क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुपर 301 है वो है आपका अमेरिका का एक व्यापार कानून है जिसमें विदेश व्यापार को कंट्रोल किया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो आपको कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है ये, जो आपका दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया था। तो इसका आंसर है सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में पंचायतों द्वारा निम्न में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? तो पंचायतों द्वारा जो कर संग्रहित किया जाता है वो किया जा सकता है स्थानीय मेलों पर कर। ठीक है। अगला है आपका कि महात्मा गांधी के जो निम्नलिखित आंदोलन को प्रारंभ से सही क्रम में किए। तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने जो पहला आंदोलन किया था वो किया था आपका चंपारण किया था। तो उसमें पहला आंसर ए ही होगा इसका आंसर। चंपारण पहला किया था, फिर अहमदाबाद किया था, फिर खेड़ा किया था और अशोक सबसे लास्ट है। प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो संगम आपको पता होना चाहिए कि तमिल जो कवि थे आपके, तमिलनाडु के जो कवि थे उनका संघ या मंडल को ही संगम कहा गया। खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि खजुराहो मंदिर जो वर्तमान में आपके मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, उनको चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम है? तो आपको पता होना चाहिए कि साबरमती जो आश्रम है उसका जो वास्तविक नाम है वो आपका है सत्याग्रह आश्रम। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्र संघर्ष में कैसी थी? वो थी आपकी राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद ये क्या हो गए आपके चरमपंथी हो गए और धर्मनिरपेक्ष नहीं रहे, सांप्रदायिक हो गए। ठीक है। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से उनमें से कौन एक नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि मूक नायक तो है, बहिष्कृत भारत भी है, इक्वलिटी जनता भी है। जो बहिष्कृत समाज है वो भीमराव अंबेडकर ने नहीं निकाला था। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? जो पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी ब्रिटिश सरकार ने वो की थी 30 जून 1948 को। ठीक है। 30 जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ देना चाहते थे। माउंटबेटन घोषणा में यही हुआ था। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य किया। तो ये सुल्तान है आपके फिरोज शाह तुगलक। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? तो सबसे बड़ी जो स्वर्ण मुद्रा थी वो थी आपकी शहंशाह, यानी कि इसका आंसर होगा सी। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो भारतीयों के लिए जो सिल्क मार्ग आरंभ करवाया था वो करवाया था कनिष्क ने। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका हमने 79 प्रश्न तक आपके आर ओ का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसके सॉल्व कर लिए। आगे नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें हम सॉल्व